मॉर्निंग एवरीवन। सो माय नेम इज साक्षी अरोरा और हमने अपने पिछली क्लास में, दैट इज हमारी फर्स्ट क्लास में, क्लास 9th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमने पढ़ा था कि 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई गई थी रेस्प्लेंडेंट हॉल में, ताकि टैक्सेस को लेकर एक डिसीजन लिया जा सके, राइट। तो उसमें 600 मेंबर्स जो थे वो थर्ड एस्टेट के आए थे और उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि ईच पर्सन वुड हैव राइट टू वोट, जो कि किंग ने रिजेक्ट कर दिया था और जिसकी वजह से दोज मेंबर्स दे वॉकड आउट फ्रॉम द रेस्प्लेंडेंट हॉल। ओके, एंड वहाँ से निकलने के बाद लेटर ऑन दे सॉ देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन फॉर द होल नेशन। मतलब वही लोग जो 600 मेंबर वहाँ पे गए थे, सारे लोगों के प्रपोजल्स लेके जो थर्ड एस्टेट को बिलोंग करते हैं, उन सब के उन लोगों ने बाद में अपने आप को ऑन होल एक स्पोक्समैन की तरफ देखा फॉर द होल फ्रांस नेशन, ठीक है, ताकि वो उनके अगेंस्ट बोल सके जो वहाँ पर उनके ऊपर रूल करें, दैट इज मोनार्क के अगेंस्ट बोल सकें, उनकी पावर्स को एक लिमिट तक रख सकें और ना अनलिमिटेड पावर्स ना हो उन लोग के पास। यही सब को देखते हुए तो फिर उसी को देखते हुए 20 जून को उन लोगों ने जो अपने आप को एज स्पोक्समैन देखते थे, उन्हीं लोगों ने खुद को एज ए नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने का सोचा। दे सो टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ड्राफ्ट करना चाहते थे? ताकि वो पावर्स को लिमिट कर सके मोनार्क की, मतलब वो जो उनके पास अनलिमिटेड पावर्स थी उनका एक कॉमा, एक ब्रेक दे सके कि आप यहीं तक आपकी पावर्स हैं, आपकी पावर्स को चेक भी किया जाएगा और आप अकेले नहीं होंगे जो रूल करेंगे लोगों के ऊपर, ताकि लोगों के साथ बुरा ना किया जा सके, उनके लिए बोलने वाला भी वहाँ पे कोई खड़ा हो जो मोनार्क के अगेंस्ट खड़ा हो सके, ठीक है। तो उसी पावर को लिमिट करने के लिए नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का सोचा। और ये जो नेशनल असेंबली थी, इसके जो लीडर्स थे, जो इसको लीड कर रहे थे, वो मीराबियो और एबीसीएस थे। जो मीराबियो थे वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और जो एबीसीएस थे वो खुद एक प्रीस्ट थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी व्हाट इज थर्ड एस्टेट। तो उसी दौरान जब वो सब चल रहा था, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की बात हो रही थी, उसी दौरान उसी टाइम पीरियड में फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा सीवियर सर्दियाँ हुई, मतलब बहुत ही खतरनाक वहाँ पे ठंड पड़ी, जिसकी वजह से जो ऑलमोस्ट क्रॉप्स थी वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो गई। मतलब जो हार्वेस्ट था दैट वाज एब्सोल्युटली बैड एंड वर्स्ट। और उसकी वजह से अब हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है डिमांड और प्राइस की क्या सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर डिमांड तो ऑब्वियसली क्रॉप्स की ज़्यादा थी, मतलब ब्रेड की ज़्यादा थी डिमांड, लेकिन जो ब्रेड सप्लाई में थे वो बहुत कम थे क्योंकि वो हार्वेस्ट जो था वो बहुत ही गंदा हुआ। तो इस वजह से जो प्राइस थी ब्रेड की वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, इसीलिए प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया ताकि बहुत कम लोग ही उसको अफोर्ड कर पाएँ और ताकि डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाए, ठीक है। अब प्राइस जो ब्रेड की इंक्रीज हो गई तो वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगने लगी बेकरी पे, तो लोग लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहते थे, ठीक है। अब उसी टाइम पर जो किंग है उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि वो पेरिस पे जाएं, वो पेरिस की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। और 14 जुलाई को क्राउड जो था वहाँ पे, जितना भी क्राउड था, उसने गुस्से में आकर ये सब इन सब के चलते, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था, लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा था, किंग ने सैनिकों को ये ऑर्डर दे दिया था कि वो पेरिस में जाएं, तो उन सब लोगों ने गुस्से में आके जो बेस्टाइल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। बेस्टाइल क्या था? बेस्टाइल बेसिकली एक फोर्ट्रेस था, लेकिन उसको एज अ स्टेट प्रिजन यूज किया जाता था, एज अ स्टेट प्रिजन यूज किया जाता था फ्रांस में ड्यूरिंग दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम, ठीक है। अब ये एक सीन था। दूसरे सीन पे जब हम आते हैं तो विलेजेस में क्या होने लगा, र्यूमर्स स्प्रेड होने लगे उस टाइम पे। र्यूमर्स क्या स्प्रेड हो रहे थे कि जो किंग है वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये र्यूमर्स स्प्रेड हो रहे थे कहाँ पे? विलेजेस में। जब ये र्यूमर्स स्प्रेड हुए कि किंग डिस्ट्रॉय करना चाहता है क्रॉप्स को, तो पीजेंट्स ने क्या किया, उन्होंने अटैक कर दिया एक कैसल पे जिसका ये नाम है CHATEAUX, चेटेक्स शायद इसको बोलेंगे। तो उस कैसल को, जो कि बेसिकली नोबल मैन और किंग को बिलोंग करता था, उस पर अटैक कर दिया पीजेंट्स ने। किन्होंने अटैक कर दिया? पीजेंट्स ने अटैक कर दिया। जब उन्होंने उस कैसल पे अटैक किया तो वहाँ पर जितनी भी ग्रेन्स थी जो कि फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से स्टोर करके रखी गई थी,
उन सबको उन्होंने लूट लिया। उसके अलावा उन्होंने सारे मेमोरियल ड्यूज जला दिए। मेमोरियल ड्यूज मतलब, मेमोरियल ड्यूज बेसिकली वो रिकॉर्ड फाइल्स होती हैं जहाँ पर जो किंग के अपॉइंटेड लोग हैं वो उन लोगों के ड्यूज लिखते हैं, जैसे जिन्होंने रेंट दे दिया है, किसने कितना दिया है, किसका कितना बकाया है, वो सारे ड्यूज लिखे हुए थे। तो उन्होंने उन सारे रिकॉर्ड्स को जला दिया और सारी ग्रेन्स को लूट लिया। अब जब ये सब चल रहा था विलेजेस में और सिटीज़ में, तो ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी सारे जो नोबलमैन थे उन लोगों ने क्या किया, वो भाग गए, वो जगह छोड़कर, फ्रांस छोड़कर नेबरिंग कंट्रीज़ में भाग गए थे। तो जब ये सब होने लगा और नोबलमैन भी नेबरिंग कंट्रीज़ में भागने लगे, उस टाइम पे लुईस 16 को एक ही चीज़ समझ में आ रही थी कि उनको नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, और जिसके चलते उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दिया। तो जो लुईस 16 था उसने रिकॉग्निशन दे दिया था नेशनल असेंबली को, और 4 अगस्त 1789 को जो नेशनल असेंबली है उसने एक लॉ पास किया, या फिर बोले एक डिक्री पास की, जिस ऑर्डर मतलब बेसिकली एक ऑर्डर पास किया जिसके पास लॉ जितनी ताकत होती है, वो पास करके उसने ये बताया कि जो सारे फ्यूडल सिस्टम हैं और जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं और टैक्सेस को लेकर जो भी आज तक लॉज बने उन सबको अबॉलिश किया जाता है, राइट। और उसी के बाद उन्होंने ये भी बोला कि जो क्लर्जी है, जो फर्स्ट एस्टेट था, उसको भी अपने सारे प्रिविलेजेस देने पड़ेंगे। अब उनके भी प्रिविलेजेस उनके पास नहीं होंगे जो कि उनके पास होते थे पहले, बिकॉज वो ऐसी फैमिली में जन्म लेते थे जिनकी जो प्रिविलेज्ड है, तो सिर्फ इसी चलते वो सब चलता रहा था, ठीक है। और नेशनल असेंबली ने अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी ड्राफ्टिंग कौन सी ईयर में ख़त्म की, 1791 में। 1791 में इसकी ड्राफ्टिंग खत्म हुई। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मोनार्क है उसकी पावर्स को लिमिट किया जाए। दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, तो अब हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो नेशनल असेंबली ने बनाया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पार्ट्स हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है। जुडिशरी में ऑब्वियसली हम शुरू करेंगे एक्टिव और पैसिव सिटीजन से, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि जो पैसिव सिटीजन्स थे वो सिटीजन्स थे जिनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि पूरी एक फ्रांस कंट्री ले ली हमने उस टाइम पे, और सिटीजन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हो गए एक्टिव सिटीजन्स, एक हो गए पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स वो थे जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, और इन लोगों में कौन कौन आते थे, जो लोग मतलब मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन एंड द यूथ बिलो 25। वो मेन भी कौन से थे, जो टैक्स पेयर्स नहीं थे, जो लैंडलेस लेबरर्स थे, सर्वेंट्स थे, ये सब जो आते थे वो पैसिव सिटीजन्स में आते थे जिनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे। वहीं एक्टिव सिटीजन्स में जो आते थे उनके पास वो थे जो वोट कर सकते थे, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन आते हैं, मेन अबव 25 ईयर्स, ठीक है, दे वर द वंस हु कुड वोट। एंड ये जो आदमी थे, जो लोग थे, ये वही लोग थे सिर्फ जो टैक्सेस पे कर सकते थे, विच वर इक्वल टू 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज। मतलब एक लेबर 3 दिन में जितना कमाता है उसके इक्वल का वो टैक्स पे कर सकते थे। एक्टिव सिटीजन्स में वही लोग आ सकते थे, ठीक है। अब एक्टिव सिटीजन्स के पास ये राइट था कि वो वोट कर सकते हैं, ओके। तो ये लोग वोट करके जज बनाते थे जो कि जुडिशरी के अंदर आता था, और ये लोग वोट करते थे इलेक्टोर्स को, और वो इलेक्टोर्स कितने नंबर में होते थे, 50,000 इलेक्टोर्स को ये लोग इलेक्ट करते थे। यही इलेक्टर्स वोट करके नेशनल असेंबली बनाते थे। इस नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स हुआ करते थे, 745 मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे वो कंट्रोल कर सकते थे किसकी पावर्स को, किंग की पावर्स को कंट्रोल कर सकते थे, और किंग के पास इनके अगेंस्ट वीटो पावर भी थी। यही नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे ये और भी मिनिस्टर्स जो थे, जो एग्जीक्यूटिव के अंदर आते थे, उनकी पावर्स को भी ये लोग कंट्रोल कर सकते थे, ओके। सो दिस वाज द होल कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल असेंबली ने बनाया था, जो ड्राफ्ट किया गया था, वो मैंने आपको पिछले उस पर समझाया। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ राइट्स भी दिए थे, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इन राइट्स को उसने नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स कंसिडर किया था। उसने बोला था ये ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो हर इंसान के पास होना चाहिए, बीट मेन, विमेन और अ चाइल्ड। और उसके अलावा ये जो राइट्स हैं वो सिर्फ टैक्स के हिसाब से नहीं आएंगे, लाइक एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में वोट का थोड़ा था, लेकिन ये जो राइट्स हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं था
कि सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स के लिए थे, बल्कि ये बेसिक राइट्स थे जो हर ह्यूमन के पास होने चाहिए। ठीक है, उसी टाइम पे क्योंकि ये सब चल रहा था और ल्यूइस 16 के हाथ से उसकी पावर जा रही थी, तो उस टाइम पे ल्यूइस 16 ने वो कुछ सीक्रेट नेगोशिएशंस में आया विद किंग ऑफ प्रशिया। ठीक है, प्रशिया के किंग से उसने बात चालू करने की। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लाइन दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। दैट मीन्स जब फ्रांस में कुछ भी होता है, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होता है या छोटी छोटी कोई भी चीज़ होती है, तो पूरे यूरोप पे उस चीज़ का असर पड़ता है। अब क्योंकि फ्रांस में ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था, तो बाकी कंट्रीज़ के जो राजा थे उनको भी इस चीज़ का डर ज़रूर था कि उनके कंट्रीज़ में भी लोग रिबेल करेंगे मोनार्क के अगेंस्ट। इसीलिए ल्यूइस 16 से दूसरे किंग जो प्रशिया के या ऑस्ट्रिया के जो किंग्स थे वो लोग बात करने लगे इन सब चीज़ों के बारे में कि इन सब चीज़ों को कैसे हटाया जाए, कैसे नेशनल असेंबली को हटाया जाए और कैसे वापस से मोनार्क को इस्टेब्लिश किया जाए। तो दूसरी कंट्रीज़ या जो दूसरी कंट्रीज़ के रूलर्स थे उन्होंने अपने सैनिक भेजे फ्रांस में ताकि इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए। लेकिन उसी टाइम पे दैट इज़ इन अप्रैल 1792 नेशनल असेंबली ने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट रशिया एंड ऑस्ट्रिया। एक वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो ये जो वो ट्रूप्स भेजने वाले थे, जो ये सैनिक भेजने वाले थे, उनमें खलल आ गई। अब उन्हीं के अगेंस्ट वॉर शुरू हो गया। और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आई वुड से। एंड टिल देन जस्ट कीप फॉलोइंग दिस चैनल एंड कीप लाइकिंग द वीडियोस। थैंक यू।